नमस्कार साथियों। जिस प्रकार हमने 1.1 प्रश्नावली की थी, उसके बाद अब 10वीं प्रश्नावली 1.2, उसमें हमने बहुत सारे सवाल किए थे और आप लोगों ने काफी अच्छा हमें इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं और हमारा साथ देते जाएं। देखो, अब हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं को क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? 140 जैसे ये संख्या है, इसको क्या करना? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है सिर्फ। तो सबसे पहले करना क्या होता है? हमने 140 के क्या करने होंगे? हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इनमें क्या होगा? हमें देखो, भाजकता के नियम याद होने चाहिए। इस प्रकार हम क्या करते हैं? गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इकाई अंक कितना है इसमें? 0। तो 0 इकाई अंक किसमें होता है? तो 2 की भाजकता क्या होती है? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वही क्या होगी हमारे पास? 2 की भाजकता। तो इस प्रकार हम देखो 2 से भागते हैं। सबसे पहले 2 सत्ते 14 और 0, फिर दोबारा 0 है। इसी प्रकार 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखो इकाई अंक कितना है? 5। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आ गई हमारे पास? 3। तो 3 की भाजकता का नियम है संख्या के अंकों को जोड़कर, दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर यदि उनका योगफल 3 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। क्या 35 जो संख्या है, 5 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास 8 प्राप्त होता है। तो 8 कहीं 3 के पाड़े में आता है? तो नहीं आता। तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब 3 के बाद क्या होगा? 4 में क्या होता है कि हमारे पास दो संख्या होते हैं, उसके अंतिम दोनों अंकों में यदि अंतिम दोनों अंकों में संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 4 से विभाजित होती है। क्या 4 का भाग अंतिम दोनों अंकों में 35 में देते हैं तो पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 4 से ले जाएगा। इसके बाद कौन सी होगी? 5। तो 5 की भाजकता का नियम क्या है कि सर इकाई का अंक और 0 और 5 होना चाहिए। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले हम क्रमवार देते हैं। तो 2 से दिया, 3 से दिया, 4 से दिया, तो नहीं गया तो हमारे पास कौन सी? 5। अब क्या होगी? 5 5 7 35। अब 5 के 7 की संख्या होगी हमारे पास एक अभाज्य संख्या, और जो अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या से विभाजित होती है, मतलब खुद से स्वयं से विभाजित होती है। तो 7 एकम 7। तो सिर्फ लिखना क्या है हमें? 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम क्या लिखते हैं? देखो 1 2 और 1 2 अपने आप में 2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। बस क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ से इसमें अगला क्वेश्चन जैसे 156 संख्या क्या होगी हमारे पास? जैसे 156, इसका दूसरा क्वेश्चन है 156। इसको भी इस प्रकार क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? 156 लिखने हैं। 156 के क्या करने हैं? गुणनखंड। तो सबसे पहले वही इकाई अंक कितना है? 6। तो 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब इकाई अंक कितना है? 8। 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब कितना हुआ इकाई अंक? 39। हमारी संख्या कितनी? 39। अब देखो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 की संख्या है अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही जाएगा। 13 एकम 13। अब गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमने 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 बराबर 1 और 1 2, तो 2 की घात क्या होगी? 2 गुणा 3 इंटू 13। ये क्या हुए? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गए। क्या हुए? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गए। इसी प्रकार अगली संख्या होगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन होगा इसी का तीसरा क्वेश्चन। देखो संख्या है हमारे पास 3825। तो इसमें देखो क्या है? इकाई अंक कितना है? 5। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं। उसके बाद देखो 2 के बाद कौन सी संख्या होगी? 3। तो 3 की भाज्यता का नियम क्या बताया हमने? कि संख्या के अंकों को जोड़ना होगा, और संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज प्राप्त होता है तो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होती है। तो देखो 3 8 2 और 5 ये संख्या है हमारे पास। अब देखो ना, जोड़ देंगे 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 18 3 से विभाजित है। कह सकते हैं कि जो 18 है 3 का गुणज है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखो
3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए कितने 2, हो गए 22, कितने हो गए 22। अब देखो 3 7 21, बचे एक है 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब आगे देखो भाई दोबारा 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, तो संख्या 3 से विभाजित होगी, 15 3 का गुणज है, तो फिर पुनः 3 से देंगे। अब एक में भाग जाएंगे तो कितने देंगे 12 में, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखो आगे संख्या बची हमारे पास 425, इसमें देखो 4 और 2 6, 6 5 11। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि संख्या के 3 से गुणज नहीं हो रहे प्राप्त, हमें कितना प्राप्त हो रहा है 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, और 11 3 के पहाड़े में कहीं भी नहीं आते, मतलब 3 का गुणज नहीं है। तो उसके बाद कौन सी हो गई हमारे पास 4। तो 4 का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम दोनों अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या 4 से विभाजित होती है। तो देखो 25 में अगर हम 4 से भाग देते तो पूरा नहीं जाता, एक शेष पर बचता है, तो 4 से 24, तो एक शेष बच रहा है, तो इस वजह से संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो उस अगली संख्या कौन सी होगी 5, तो 5 से भाग देते हैं। यहाँ पर देखो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो कितने हुए 42, तो 5 का पारा 8 बे 5 अट्ठे 40, 5 8 40, और उसके बाद बच के कितने 2 पचम 25, 5 पंजे 25। फिर पुनः वही प्रक्रिया, क्योंकि अब 5 के बाद संख्या कौन सी है 5, तो फिर पुनः 5 से देते हैं, 5 एकम 5, शेष कितने बचे 3, हो गए 35, 5 7 35। अब 17 कैसी संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है अभाज्य, हमेशा 17 में 17 का ही भाग जाएगा, किसका 17 का। तो अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं हम, देखो 38 25, देखो कितने हुए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। तो देखो क्या लिखेंगे इसके यहाँ पर 3825 बराबर 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात 2 इंटू 17। ये क्या हुआ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। क्या हुआ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हुआ। अब देखो जैसे संख्या हमारे पास 5005, इसमें क्या होगा हमारे पास इकाई अंक कितना है 5, तो सीधा 5 से भाग देंगे हम। देखो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखो यहां से क्या करना होगा, हमारे पास संख्या कितनी बची हमारे पास 1001। अब 1001 में हम संख्या की जांच करते हैं। देखो किस प्रकार इकाई अंक कितना है हमारे पास 1, इकाई अंक कितना है 1, तो उसके बाद 1 से कोई मतलब नहीं हमारे पास। अब देखो 2 में हमसे हमारे पास इकाई 0 2 4 6 8, वो भी नहीं। 3 की जांच करते हैं हमारे पास, तो देखो सामने 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 जोड़ने में कितना प्राप्त होगा हमारे पास 2, तो 2 भी 3 का गुणज नहीं है, 4 का नहीं भाग जाता कि जो जांच थी हमारे पास कि अंतिम दोनों अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, संख्या 4 से विभाजित होगी, तो ये भी नहीं है। अब पुनः 5 पे देते हैं, तो हमारे पास इकाई क्या होना चाहिए 0 या 5। तो उसके बाद देखो 6, तो 6 का जो नियम होगा हमारे पास संख्या जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, संख्या 3 से विभाजित 6 से विभाजित होगी, तो 6 से भी नहीं। अब देखो संख्या 7, तो 7 से भी देखे हमारे पास क्या है 7 का जो हमारे पास नियम होगा उसमें क्या है कि इकाई अंक का दोगुना करने पर शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित होती है तो संख्या में पूरा पूरा 7 का भाग चला जाएगा। तो देखो 7 की जो भाज्यता की जांच करके देखते हैं, तो हमें क्या होगा 1001, तो इकाई अंक कितना है इसमें 1, तो इकाई अंक का क्या करना है हमें 2 गुना, इकाई अंक का क्या करना है 2 गुना, 2 इंटू 1, तो कितनी बची शेष संख्या 100, और यहाँ बचे 2, इसमें से घटाते हैं कितने बचे 98, कितने बचे 98। यदि 98 में 7 का भाग पूरा पूरा चलेगा, शेष बची संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 14 7 8 में 7 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें किसका भाग देंगे अब 7 का, किसका 7 का। तो देखो 7 एकम 7, शेष कितने बचे हमारे पास 3, कितने बचे 3, कितने हो गए हमारे पास 30, 7 चौका 28, 7 चौका 28, शेष कितने बचे अब 2, कितने हो 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 7 का भाग पूरा पूरा गया इसमें। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 8 के भाजकता की जो नियम है हमारे पास के तीनों अंकों में यदि संख्या के 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या 8 से विभाजित होती है, तो 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा इसमें, तो 9 की जांच करते हैं। तो 9 का नियम क्या है हमारे पास संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या 9 का गुणज प्राप्त होगी वो 9 से विभाजित होगी, तो 9 का नियम भी नहीं है। और 10 का नियम क्या है कि हमारे पास इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, बोविन। अब उसके बाद क्या 11, तो 11 के भाजकता की जो नियम की जांच है हमारे पास क्या होगी
कि यदि संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग व विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग उन दोनों का अंतर क्या होगा 0, तो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। तो संख्या कितनी है हमारे पास 143। तो देखो जैसे हम सम संख्या और विषम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी, सम स्थान या विषम स्थान। यदि हम जैसे पहली संख्या करते हैं सामने इस दूसरी को छोड़ दो और उसके बाद अगले वाली को, तो 1 + 3 - 4 मतलब दोनों अंकों का अंतर करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 0। तो हम कह सकते हैं संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो इसमें 11 से भाग देकर देखते हैं, तो 11 एकम 11 या, और उसके बाद 11 कितने बचे हमारे पास 3, 11 तिया 33, 11 तिया 33। 13 कैसी संख्या है अपने आप में, अभाज्य संख्या। तो 13 में कितना जाएगा 13 का। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं हम 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। ये क्या हुआ हमारे पास के अभाज्य गुणनखंड, और उनके रूप में क्या किया, हमें इनको व्यक्त कर दिया। ठीक है, अगली जो संख्या होगी हमारे पास 7429, 7429, उसके क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड 7429। अब देखो इसमें भी हमें संख्या की जांच करनी होती है, क्योंकि हमारे पास इकाई 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, तो हम 2 का भाग तो नहीं दे सकते। तो उसके बाद देखो 3 की जांच करते हैं। 3 की जांच क्या होता है, संख्या के अंकों को जोड़कर यदि उनका योग 3 के गुणज प्राप्त होते हैं तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो देखो सामने 7 4 11, उसके बाद 2 13 और 9 कितने हुए हमारे पास 22, 13 और 9 22। तो संख्या कितनी आ रही है हमारे पास 22, और 22 3 से विभाजित नहीं हो गया, 3 का गुणज नहीं है, तो संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 से देखते हैं। तो संख्या हम देखो अंतिम दोनों अंकों में भाग देख देखते हैं, पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा 29 में, तो एक शेष होगा, तो 7 हो गए 28। तो उसके बाद 5 का नियम क्या होता है हमारे पास, इकाई क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, तो 5 में नहीं। 6 का क्या नियम है, जिस संख्या में 2 का और 3 का जाएगा उस संख्या में 6 का जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा हमारे पास इसमें। अब देखो मैं 7 का बताया, 7 में क्या होता है कि दी गई संख्या में से अंतिम अंक के इकाई को क्या करते हैं, दोगुना, और उस दोगुना करने पर शेष बची संख्या में से घटाते हैं। यदि घटाने पर संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो देखो 7 की जांच करते हैं संख्या में, 7 4 2, इकाई कितना है इसमें 9, कितना है 9, 9 का क्या करना है दोगुना, तो कितना होगा 18, 9 दूनी 18। घटाते हैं इसमें से 4, 3 से 2, और यहाँ पे कितने बचे हमारे पास 7, कितने बचे 7। देखो 7 का भाग जा रहा है इस संख्या में, 7 एकम 7, या फिर और भी आगे जांच कर सकते हैं इसकी। देखो अब संख्या कौन सी होती है हमारे पास 724, 724 को किस करेंगे, इकाई का क्या करना है दोगुना, इकाई का क्या करेंगे दोगुना, शेष कौन सी संख्या बचेगी 72, तो 72 4 दूनी 8, इसमें से इसको घटाओ, 12 में 8 गए 4, यहाँ कितने बचे 6। क्या 7 का भाग 64 में जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि 7 में 63, एक शेष होगा, तो ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं होगी। 8 का क्या नियम है कि दी गई संख्या कि अंतिम तीनों अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो संख्या विभाजित होती है 8 से, अन्यथा नहीं होती है। तो अंतिम तीनों अंकों में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब 9 की जांच करते हैं। तो 9 का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज प्राप्त होता है तो 9 से जांच हो, संख्या विभाजित होगी, तो 9 से नहीं, हमारे पास 22 प्राप्त हो रहा है, तो 22 9 के गुणज नहीं है। उसके बाद 10 में क्या होगा हमारे पास 0, तो 0 10 से विभाजित होगी। उसके बाद क्या होता है 11, तो 11 की जांच क्या होता है, मैंने सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग व विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, और इन दोनों का क्या करना है अंतर। तो जैसे ये संख्या है हमारे पास 7 4 2 और 9। अब इसमें क्या करते हैं 11 के भाजकता की जांच करते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, यदि पहली संख्या हमने ले ली है तो उसके बाद दूसरी छोड़नी है, उसके बाद तीसरी संख्या लेनी है और चौथी छोड़नी है, और इन दोनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का योग दोनों क्या करना है अंतर। यदि अंतर 0 प्राप्त होती है संख्या 11 से क्या होती है विभाजित होती है। तो देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 9 2 11। यदि इन दोनों का अंतर करते हैं 9 और 4 13, 9 और 4 कितने होंगे हमारे पास 13। तो अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो संख्या कितनी प्राप्त होती है हमारे पास -4। तो -4 कह सकते हैं हम, कोई ना तो 0 प्राप्त हो रहे ना 11 का गुणज है, तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं 13 की जांच करके देखते हैं हम, तो संख्या हम किस प्रकार करनी होगी।
देखो संख्या में हमारे पास 7429 में, अब तो कितनी संख्या का भाग जाएगा 17 का, कितना 17 का। तो देखो 17 में 7 में जाएगा नहीं, कितने जाएगा 74 में टोटल। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितने बार गया 4 बार। शेष कितने बचे हमारे पास, घटा के देख लो यहाँ पर, जैसे 74 में से कितने घटाने 68, तो कितने बचे 14 से 8 के 6, कितने बचे 6 को यहाँ लिख देंगे, कितने हो गए 62, कितने हुए 62। फिर पुनः भाग दें, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौक 68 ज्यादा होंगे तो 17 × 51, तो 62 में से 51 घटा के देखते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 1, और 1 कितने बचे 11, 17 × 51 से कितने बचे 11। अब कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 119, कितने हो गए 119। तो 17 से भागें तो हमारे पास 17 सत्ते कितने होंगे हमारे पास, 17 सत्ते कितने होंगे हमारे पास 119। तो हमारे पास कितने बार भागे 437 बार, 437 बार। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास 17 से बड़ी कौन संख्या होगी हमारे पास, 19 अभाज्य संख्या होगी जो हमारे पास, क्या 19 का इसमें भाग जा रहा है। तो देखो 19 का 19, 19 दूना 38, शेष कितने बचे हमारे पास 38, 11 में 3 के कितने 8 के कितने बचे हमारे पास 3, कितने बचे 37, तो नहीं जा रहा है हमारे पास 19 का भी। तो उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारे पास 23, कौन सी होगी 23। तो 23 देखे हमारे पास 23 एकम 23, 23 दूना कितने होंगे हमारे पास 46, तो 46 तो ज्यादा हो गए, तो 23 एकम 23, घटाएं इसमें 23, तो कितने बचे हमारे पास 20, और कितना होता है 7 हो जाएगा 207, 23 नमा 207, तो किसका जाएगा हमारे पास इसमें 23 का, किसका 23 का। तो 23 तेरे से 23 एकम 23, 23 एकम 23। उसके बाद किसने बचे हमारे, घटा के देख कितने बचे हमारे पास, तो 19 कर दो, 23 और ये कितने बचे हमारे पास 43, घटाओ इसमें से हमारे पास 0, और तो ये कितने बचे 2, तो 23 नंबर 207। तो अब 19 एकम 19 का ये भी कैसे हमारे पास अभाज्य संख्या, तो इसका हमारे पास में क्या चला जाएगा भाग। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे हमने 17 से दिया उसके बाद 19 का जाना चाहिए इसमें, उसके बाद 23 का, क्योंकि बढ़ते क्रम में देने होते हैं हमें भाग, क्या होता है बढ़ते क्रम में देने होते हैं। तो इस वजह से पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर, तो अब इसके तो अभाज्य गुणनखंड जमाने होंगे हमारे पास 2, 9 बराबर 17, 19 और 23, इस प्रकार जमाने होते हैं। क्या करना होता है हमें, ये बढ़ते क्रम में लिखने होते हैं हमें। सबसे पहले 17, उसके बाद क्या होना था 19, क्या होना था 19, उसके बाद 23, ये संख्या होती है हमारे पास 23, सॉरी कितने होंगे 23। तो इस प्रकार संख्या क्या होगा हमारे पास, ये अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में क्या कर लिया हमें व्यक्त कर दिए। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा 1.2 का क्या है कि निम्न संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर उनकी जांच कीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या की एलसीएफ है या नहीं, ये जांच करनी है हमें संख्या में। तो देखो दो संख्या है हमारे पास 26 और 91, 26 और 91, इनका क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड दे रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले क्वेश्चन क्या किया था हमें, सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड किए थे और उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें और पहली संख्या और दूसरी संख्या के आपस में गुणा करके क्या करनी है, जांच करनी है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये जांच करके याद करनी है। देखो सबसे पहले हमारे पास 26 संख्या है, इसके हम गुणनखंड करते हैं तो क्या कितना है 6 तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 की संख्या अभाज्य, 13 एकम 13। इस प्रकार 91, अगली संख्या कौन सी हमारे पास 91 में गुणनखंड करना है हमें। देखो तो 7 से देते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो देखो दो संख्या हुई हमारे पास 26, इसके गुणनखंड हुए हमारे पास 2 × 13 और दूसरी कौन संख्या है हमारे पास 91, इसके लिए 7 × 13। अब देखो जब हमें इनका क्या निकालना होता है HCF, क्या निकालना होता है HCF, तो इसमें क्या करना होता है जो संख्या हमारे पास मिल रही होती हैं उन्हीं संख्याओं को लेते हैं। जैसे कौन कौन से पहले में गुणनखंड हमारे पास 13 और दूसरे में कौन सी है 13, तो 26 और 91 का HCF जो होगा हमारे पास क्या होगा 13, 26 और 91 का
HCF कितना होगा हमारे पास 13, क्या होगा 13। अब उसके बाद देखो हमें क्या निकालना होता है एलसीएम, क्या निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारे पास, जो संख्या मिल रही है उनमें से संख्या और शेष बची शेष संख्या लेनी है हमें। तो देखो 26 व 91 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, जो संख्या मिल रही है उनमें से संख्या लेनी है और जो अभी नहीं मिल रही है उनमें से भी शेष संख्या लेनी है। तो हमारे पास जो मिल रहे हैं उनमें संख्या ली हमें 13 और 2 और 7 ये नहीं मिलते, ये भी संख्या हमें क्या लेनी है, इनमें क्या निकालना होता है हमें एलसीएम। तो देखो यहां पर गुणा करते हैं 13 इंटू 14, 13 इंटू 14। अब इनको गुणा करते हैं हम, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 थी 42, हासिल कितनी बची 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, तो कितने हुए हमारे पास 182, कितने हुए हमारे पास 182। तो 26 और 91 का जो एलसीएम हुआ हमारे पास कितना 182 और 26 91 का एचसीएफ है जो हमारे पास कितना है 13। अब इसमें क्या करनी होती है, हमें जांच करनी होती है संख्या की, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर प्राप्त होता है तो हमारे एलसीएम और एचसीएफ पर संख्या गुणनफल क्या होते हैं सही। ये हमें क्या करनी होती है, इसमें जांच करनी होती है। तो देखो जैसे पहली संख्या कौन सी है हमारे पास 26, दूसरी संख्या कौन सी है हमारे पास 91, इसी प्रकार हमारे पास एचसीएफ कितना है इनका 13 और एलसीएम कितना है हमारे पास 182, एलसीएम कितना है इनका 182, 182 इंटू 13, यही संख्या हमें क्या करनी गुणा करनी होती है। अब देखो इनमें से एक संख्या गुणा करते हैं, जैसे 13 एकम 13, 13 दूना 26, हासिल कितने बचे हमारे पास 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितने हुए हमारे पास 106, कितने हुए 106, हासिल कितने बचे हमारे पास 10, 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हुए हमारे पास 23, 13 और 10 23, तो 23 66, कितने हुए 23 66। इसी प्रकार इनका गुणा करना होता है हमें, तो सेम प्रोसेस में यही गुणा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका 23 और 66। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ जो हमारे पास संख्या बनी हमारे पास पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों का गुणनफल कैसा है हमारे पास समान है, कैसा है समान है। तो यही क्या होगी हमारे पास इसकी जांच होगी, यही क्या होगी इसकी जांच होगी। तो देखो संख्या हमारे पास 510 और 92, इनका भी क्या निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम और फिर उनकी क्या करनी है जांच करनी है। देखो 510 तो सबसे पहले क्या करने होंगे इसके आवाज से गुणनखंड करने होंगे, क्या करने होंगे आवाज से गुणनखंड। तो देखो सामने क्या आएंगे 0, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, कितने हमारे पास 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखो हमारे पास संख्या कितनी होगी 255, तो इसके बाद 3 से देखते हैं 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 से जाएगा हमारे पास संख्या 3 7 21, देखो 3 से देखते हैं 3 8 24 और 3 पंजे 15। अब 5 से 5 एकम 5 5 7 35 और 17 से 17 एकम 17, तो ये हमारे पास के गुणनखंड हुए 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद देखो हमारे पास कौन संख्या है 92, तो 92 करना है हमें 92, वही 2 से 2 चौको 8, 2 छे की 12। उसके बाद हमें संख्या क्या है हमारे पास फिर पुनः 2 से ही 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, कैसी है अभाज्य संख्या, तो 23 में 23 क्या जाएगा उसका 1। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, तो देखो सामने यहाँ पे। उसके बाद करना क्या, अगर हम पुनः गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो हम देखो 2 की घात 2 इंटू 23, 2 की घात 2 इंटू 23। अब देखो हमें क्या निकालना होगा इनका एचसीएफ, एचसीएफ किस पर निकालेंगे, देखो 510 और 92 का एचसीएफ क्या प्रोसेसिंग बताई थी, जो संख्याएं मिल रही हैं उनमें से हमें क्या लेनी है संख्या और जो संख्या नहीं मिल रही है वो सब क्या देनी छोड़ देनी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो संख्या मिल रही है उन संख्याओं की छोटी घात वाली संख्या, जैसे 2 मिल रही है और 2 मिल रही है, यहाँ पर 2 की घात 2 बड़ी संख्या है और यहाँ पर 2 की घात 1 तो अपने आप में छोटी संख्या है। अब देखो हमारा और कोई संख्या नहीं मिल रही तो हमारे पास छोटी घात वाली संख्या क्या आ जाएगी इसका एचसीएफ, क्या होगी एचसीएफ कितनी 2, मतलब
इसमें और इसमें अपने आप में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है बस वही लेनी है किसमें, HCF में, और अन्यथा कोई सी भी संख्या नहीं लेनी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या LCM, तो LCM में क्या करना है, जो संख्या मिल रही है उनमें से बड़ी घात वाली संख्या और शेष जो संख्या बच रही है वो सभी संख्या, तो 510 और 92 का जो एलसीएम होगा हमारे पास, देखो सामने कौन सी संख्या, 510 में 2 और 2 की घात 2 मिल रही है हमारे पास, तो इसमें बड़ी संख्या वाली लेनी है हमारे पास, मतलब 2 की घात 2 बड़ी लेनी है, और जो शेष बच रही है सभी संख्या। अब देखो इसमें कौन कौन शेष बची हमारे पास, 3, 5, 17 और इसमें ओनली 23, ये संख्या क्या बची हमारे पास, शेष बची। तो देखो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये क्या बन जाएगा संख्या का एलसीएम। अब देखो इसको 2 की घात 2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 15 इंटू 17 इंटू 23, ये क्या करने होंगे, हमें गुणा करने होंगे, क्या करने होंगे, गुणा। तो देखो 17 चौका 68 इंटू 15 इंटू 23, 15 इंटू 23, 23 इंटू कितने करें, 68 कितना हो 15 से 64, उसके बाद कितना करना है 15। तो देखो 15 चौके 60 हासिल 6, 15 5 75, 15 6 की 90 और 6 हासिल कितने हुए 96, 15 5 75, 75 और 9 हासिल के कितने हुए 80 और 3 83, हासिल लगी 8, 15 एकम 15, 15 और 8 कितने हुए हमारे पास 23। तो इनका जो एलसीएम हुआ कितना हुआ हमारे पास 23,360, कितना हो 23,360। उसके बाद देखो अब क्या करना है, हमें संख्या में जांच करनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू 15 चौका 60 हासिल 6, 15 5 75, 15 6 की 90 और 6 96 हासिल 9, 15 5 75, 75 में हासिल कितने जोड़े 9, 75 और 5 80 और 4 84, 84 की 4 हासिल 8, 15 कम 15, 15 और 8 23, तो एलसीएम कितना हुआ हमारे पास इनका 23,460। तो जांच करनी है हमें इनकी, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास 23,460 इंटू 2। तो अब देखो यहाँ पर 2 से गुणा करना है हमें, तो 0 92 और 46, 46,920 बराबर इनको ऐसे गुणा करना है, तो हमारे पास कितना 46,920। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है, बराबर। तो अतः हमारा क्या होगा सवाल सही, यही क्या होगी हमारे पास इसकी जांच होगी, क्या होगी जांच। अब देखो जो अगला सवाल है हमारे पास 336 और 54, ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए। इस सवाल को जो सबसे पहले कमेंट में बताएगा हम उसका नाम लेंगे।